अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं विशाल शाकिर और मियां साहब के साथ आज बात करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम सलाम। मियां साहब, बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि इस पर पहले बात नहीं हुई, हमने भी पहले इस पर बात की है और पिछले 3-4 दिन से आप लगातार मुख्तलिफ जजमेंट्स का मुतालिया कर रहे हैं। तो आज मैं चाहता कि अब इस डिबेट को हम क्लियर करते हैं कि मिलिट्री ट्रायल्स हैं क्या, होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, थ्रेश होल्ड क्या है, और जो आजकल डिबेट चल रही है उसके बाद आपको लगता है कि ये लीगलाइज हो जाएंगे कम्प्लीटली। तो शुरू से हम स्टार्ट करते हैं, मिलिट्री ट्रायल्स क्या हैं? अच्छा विशाल, मैं सबसे पहले आपको ना एक चीज़ बताता चलूँ कि पाकिस्तान में बहुत पुरानी हिस्ट्री है मिलिट्री ट्रायल्स की। इसीलिए आज की इस वीडियो को मैंने को 2-3 सेक्शंस में डिवाइड किया। पहले आपको थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर इसकी क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन, और उसके बाद कितने किस्म के ट्रायल होते हैं, और बिलखुसूस जो 5 मेंबर बेंच जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जिसके ऑथर जज एक जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं और एक एडिशनल लॉर्ड जस्टिस आयशा ने लिखा हुआ है व्हाट वाज हेल्ड इन दैट। पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए, और ये कोई स्ट्रेंज बात नहीं है, दुनिया के अंदर मिलिट्री ट्रायल्स होते हैं। सबसे बड़ी बात आपके सामने रवांडा ट्रायल्स हैं, न्यूरमबर्ग ट्रायल्स हैं, और बहुत सारे मुल्कों यूएस पैट्रियट एक्ट के अंदर भी जो है ना इस किस्म के जो टेररिज्म वगैरह के ट्रायल्स होते थे वो होते हैं। अच्छा, ये तमाम के तमाम ट्रायल्स कंट्रोवर्शियल इस वजह से हमेशा रहे हैं और रहेंगे कि दे ऑपरेट टोटली इन अ डिफरेंट मैकेनिज्म एज अपोज टू कन्वेंशन लीगल सिस्टम। बैक इन 1953 जो एक रिलीजियस रियॉट्स हुए थे पाकिस्तान के अंदर, तो मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स पाकिस्तान में बनाए गए। फिर उसके बाद सुप्रेशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एक लॉ था जो कि 1997 के लॉ से पहले ऑपरेशनल था पाकिस्तान में। उसके तहत कुछ मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स इस्टेब्लिश किए गए और अल्टीमेटली फिर इन्होंने 1997 के अंदर ये एंटी टेररिज्म कोर्ट्स बना के और ये दहशतगर्दों के ट्रायल्स वगैरह किए। बट पर से उनको आप मिलिट्री ट्रायल्स नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो कन्वेंशनल ट्रायल्स थे। बट बहुत सारी प्रोविजंस इन लॉज की, या जो पहले मिलिट्री कोर्ट्स थी या मिलिट्री ट्राइब्यूनल से, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स आपकी जितनी भी एपेक्स कोर्ट्स हैं उन्होंने उनको सेटिसाइड भी किया, नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर किया, और उसमें द लीडिंग केसेस नियाज अहमद खान केस अगर वो पढ़ें तो आपको क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो के एंड पे तमाम केस लॉज भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। पहली दफा होता ही है कि 2015 के अंदर 21st अमेंडमेंट के अंदर सिविलियंस को फॉर्मली सब्जेक्ट किया जाता है फॉर मिलिट्री ट्रायल्स, बट विद अ सनसेट क्लॉज, जिसने खुद ब खुद ही 2 साल के अंदर खत्म हो जाना है। और दैट वाज ऑल डन विद रेफरेंस टू जो आपका APS अटैक्स हुआ था, उसके अंदर सिविलियंस को ट्राई करने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स का मैकेनिज्म फॉलो किया गया। फिर उसके बाद चूंकि उसमें सनसेट क्लॉज थी तो आई रेकन इन 2007 23rd अमेंडमेंट आई, जिसके अंदर दोबारा उसका टाइम को एक्सटेंड किया गया। बट 2019 में अगेन उसमें सनसेट क्लॉज थी, वो लैप्स कर गई। अभी रिसेंटली भी इन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स की हैं। तो ये एक क्रोनोलॉजिकल चेन ऑफ एवोल्यूशन है, जिस तरह ये लॉज इवॉल्व करते गए और सारा कुछ होता गया। जब आप मिलिट्री ट्रायल्स की बात करते हैं तो उसके अंदर पाकिस्तान आर्मी एक्ट ऑफ 1952 है, और उसका बिलखसूस सेक्शन 2 केटर करता है डिफरेंट सिनेरियोज को, सर्कमस्टांसेस को, जब अलॉन्ग विद मिलिट्री पर्सनल्स सिविलियंस को भी उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट भी हो सकता है, पाकिस्तान पीनल कोड भी की प्रोविजंस भी लग सकती हैं, मिलिट्री एक्ट की भी वो जो है वो सारी की सारी प्रोविजंस लगती हैं। तो उन सेक्शन 2 को जब आप पढ़ेंगे उसके अंदर भी कुछ प्रोविजंस को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया। बट उन प्रोविजंस को, उन सर्कमस्टांसेस को देखेंगे तो जब कभी आपने किसी मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ मिलकर कोई म्यूटनी करने की कोशिश की, या उनकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की जो इक्विपमेंट्स हैं या उनके जहां पे ऑफिसेज हैं वहां पे कोई अटैक करने की कोशिश की, और उस सिनेरियो के अंदर आप इसको जो है वो सिविलियंस को मिलिट्री ट्रायल कर सकते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक और चीज यहां पे ये देखने वाली है कि ये पूरा का पूरा जो इनका लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है उसके अंदर जो इसके ऑपरेशनल मैकेनिज्म है
वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की एक ब्रांच होती है जिसको जैग ब्रांच कहा जाता है, जज एडवोकेट जनरल ब्रांच। वहीं से कंप्लेंट होती है, वहीं पे वो प्रोसिक्यूशन होती है। दे आर द मेन जो इस पूरे मैकेनिज्म को ऑपरेट करते हैं। सो जैग ब्रांच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट। जब आप पाकिस्तान आर्मी एक्ट की बात करेंगे तो मैंने थरोली इस स्टैट्यूट को देखा है और इसके अंदर जो मुझे नजर आया वो 4 किस्म के ट्रायल हो सकते हैं, जिसके अंदर मिलिट्री पर्सनल भी हो सकते हैं और सिविलियंस को भी इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है विद रेफरेंस टू सेक्शंस, और उनका जो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूं। सबसे पहले आपके पास होता है जनरल कोर्ट मार्शल, और इसके लिए सेक्शन 81 और सेक्शन 85 आर द मोस्ट रेलिवेंट पर्सन, और इसको कमीशन करने का, इसको ऑथराइज करने की जो पावर है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास होती है, या कोई बंदा जिसको कोई और जिसको वो ऑथराइज करें। और मिनिमम जो है वो 5 पर्सनल्स होते हैं सेक्शन 85 के मुताबिक, जो कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो जजेस होते हैं इसके अंदर, वो इसको ऑपरेट करते हैं बाय वर्च्यू ऑफ जो आपका जनरल कोर्ट मार्शल। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपके पास आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल्स। अगेन, जिस तरह मैंने आपको जनरल कोर्ट मार्शल के बारे में बताया, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल्स हैं ये भी ऑथराइज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही करेगा या जिसको वो ऑथराइज करेंगे। अब यहां पे ये होगा कि जनरल कोर्ट मार्शल के अंदर 5 ऑफिसर्स थे, यहां पे 3 ऑफिसर्स होते हैं जो इसको एडजुडिकेट करते हैं, और वो तमाम ऑफिसर वो जो कि इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरे उतरते हो। सो दैट इज द सेकंड काइंड ऑफ ट्रायल विच टेक्स प्लेस अंडर द पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट। अच्छा, तीसरे नंबर पे आपके पास आते हैं फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल्स। अगेन, इसको ऑथराइज करने की जो अथॉरिटी है दैट इज विद द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फेडरल गवर्नमेंट, या कम से कम ब्रिगेडियर लेवल का रैंक का जो बंदा होता है वो इसको ऑथराइज कर सकता है। और इसके अंदर जो रेलिवेंट प्रोविजन दैट इज सेक्शन 119 ऑफ द पाकिस्तान आर्मी एक्ट ऑफ 1952। ठीक है, इसके अंदर भी जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज की जो क्वांटिटी है दैट इज अगेन 3 पर्सन्स जो इसको एडजुडिकेट करेंगे। और चौथा आपके पास होता है समरी कोर्ट मार्शल। ये कोई भी कमांडिंग ऑफिसर इन अदालतों को कन्वीन कर सकता है, अमूमन वो एक ही होता है, लेकिन इन अटेंडेंस जो है वो 2 ऑफिसर होने चाहिए जो इस सारे के सारे को डील करते हैं। अच्छा, अब ये 4 किस्म के डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज है और जिसके अंदर ये ट्रायल्स वगैरह होते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इसको देखेंगे, अमेंडमेंट्स चैलेंज होती रही हैं, इनकी अथॉरिटी को सिविलियन को ट्राई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अभी 2023 के अंदर ये साइटेशन आपके सामने आ जाएगी, 5 मेंबर बेंच है जिसके अंदर दे हैव हेल्ड दैट कि जी सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स नहीं कर सकती। और उसके अंदर जस्टिस आयशा ने, जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक डिटेल डिस्कशन की है विद रेफरेंस टू दैट। और जब आप उस डिस्कशन को देखते हैं तो वो पूरी की पूरी दोनों जजमेंट्स का क्रक्स ये निकलता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को पूरा नहीं किया जाता, ये बहुत सीक्रेटिव मैनर के अंदर होता है, क्योंकि एक कन्वेंशनल ट्रायल के अंदर इट्स एन ओपन कोर्ट, एनीबडी कैन गो टू द कोर्ट एंड हैव इट्स कि जी कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है उसको पब्लिक फोरम है और वो जहाँ पे वो कोई भी बंदा उसको अटेंड कर सकते हैं, जबकि बहुत सीक्रेटिव मैनर में होते हैं और बहुत कन्फाइंड प्लेसेस के अंदर होते हैं जहां पे आप जाके नहीं कर सकते। और अगर तो इसको मिलिट्री पर्सनालिटी के साथ आपने अटैच किया जाए तो इट मेक सेंस कि ये सीक्रेसी और ये सारी चीजें, लेकिन जब सिविलियंस आ जाते हैं तो दे आर सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उनके राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, बट दैट डज नॉट मीन कि जब भी ये मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल्स होते हैं इनको राइट टू काउंसिल नहीं दिया जाता। अभी जो पोस्ट 9th में इंसिडेंट के अंदर तकरीबन 110 या 12 लोग हैं जिनके मिलिट्री ट्रायल्स हो रहे हैं और सारा कुछ, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि फाइनल जजमेंट प्रोनाउंस नहीं हो सकती। उसके अंदर जितने भी लोग हैं जिनको रिप्रेजेंट करता है, आई पर्सनली नो फ्यू ऑफ द लॉयर्स जो कि जिन्होंने जाके उस ट्रायल को कंडक्ट किया मुल्जमान के बिहाफ पे, उसके बाद उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन किया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो जितना ये कहा जाता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स पे देखा जाए, कन्वेंशनल पैरामीटर्स पे देखा जाए तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो सकता है एक मिलिट्री ट्रायल के ऊपर, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग आपको मिलती जरूर है। सर क्वेश्चन ये आएगा, व्हाई मिलिट्री ट्रायल्स, व्हाई नॉट कन्वेंशनल ट्रायल्स? अगर हम पोस्ट 9 में एक ही बात करें, एक तो आपने बताया कि जिस तरह आपने 4 तरह के ट्रायल्स हमें बताए, उसके अंदर तो ये देखा जा रहा है कि अगर आपके अपनी हिरार्की के अंदर कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो आप कर सकते हैं, कोर्ट मार्शल कर सकते हैं। जिस तरह हमारी जुडिशरी के अंदर भी जुडिशियल जो हमारी एकेडमी है वो इस चीज़ को देखती है, जजेस को रेगुलेट करती है, बट यू कांट बी द जज टू योर ओन कोर्स ना। अब आप अगर खुद कंप्लेनेंट हैं उसके अंदर और ट्राई भी आप करेंगे तो डोंट यू थिंक कि ये गोज अगेंस्ट द फैब्रिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन?
अभी ना मैं आपकी इस बात का जवाब एक एग्जांपल से देता हूँ. Somebody approached me 2 दिन पहले और कि जी वी वांट टू एंगेज यू अ लॉयर. मैंने कहा जी आप मुझे बताएं FIR क्या. अच्छा, जब मैंने वो FIR देखी, वो FIR थी कि वो याद होगा कि ये अभी रिसेंटली जो एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में काजी फायज ईसा साहब के पास, जिसमें डबल रिव्यू के अंदर उन्होंने अपनी जजमेंट को बदला था, वो वाला ब्लास्फेमी से रिलेटेड, वो जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी उससे रिलेटेड. उसमें किसी मौलवी साहब ने काजी साहब के ऊपर कहा था कि जी मैं इनाम दूंगा जो बंदा जाके ये हरकत कर देगा और ये वो सारा कुछ. अब इन दैट सिनेरियो वो ट्रायल किसके पास चल रहा है? उन्हीं जजेस के पास, हाँ, जिनके पास वो, ठीक है. सो ये आर्ग्यूमेंट के कॉन्फ्लिक्ट है. देखो, अगर आप कन्वेंशनली देखो, तमाम के तमाम मिलिट्री ट्रायल्स या इस किस्म की जो ट्रायल्स होते हैं, इनके ऊपर क्रिटिसिज्म इस बात पे नहीं होता कि नोबडी कैन बी जज फॉर हिज ओन कॉज, बल्कि क्रिटिसिज्म इस बात पे है कि बहुत सीक्रेटिव मैनर में है. द कोर्ट्स आर नॉट ओपन, नोबडी नोज व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग. फिर उसके बाद जो मैकेनिक्स है जिसके तहत ये ऑपरेट करता है कि एक सजा दे दी गई और उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इख्तियार है कि उसको माफ भी कर सकता है, उसको कंफर्म भी कर सकता है. सो दैट इज द थिंग. आई स्टिल रिमेंबर कि देयर वाज एन ऑफिसर जिसको के दौर के अंदर कोई सजा हुई थी, लेकिन जो उन्होंने आके उस सजा को जो है ना जितना था वो अंडरगॉन करके उन ऑफिसर को जेल से निकलवा दिया. द थिंग इज दिस कि जो क्रिटिसिज्म है ना इन जजमेंट्स को देखें, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जजमेंट को देख लें, जस्टिस आयशा की जजमेंट को देख लें, वो जिन पैरामीटर्स पे इन ट्रायल्स को एवेल्युएट करते हैं वो हमारे एज अ कन्वेंशनल पैरामीटर्स के मुताबिक 100% सही है. बट अगर यही आर्ग्यूमेंट वो डिफरेंशिएट करते हैं कि आपके मिलिट्री पर्सनल्स का ट्रायल वहां पे हो, दैट मेक्स सेंस. बट व्हेन यू नो इंक्लूडिंग द सिविलियंस इनटू that brings the controversy के जी उनके जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ इंश्योर हुए. क्योंकि when army is a discipline force और discipline force के अपने कोड ऑफ कंडक्ट है, अपना मैकेनिज्म है, and those officers signed up for that. And you know they have given a explicit or implied tacit approval to conduct those things if they are involved in any of the activities which violates the Pakistan Army Act. So, but when you're including the civilians into that brings the controversy. ठीक है. अच्छा, अब उस कंट्रोवर्सी को अगर हम देखें भी और हम कहते हैं कि मिलिट्री ट्रायल्स हो भी रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? वेयर डू यू थिंक? एक तो आपने बताया कि सीक्रेटिव एक जो मैकेनिज्म है वो चीज़ हो रही है. दूसरा, राइट टू काउंसिल अगर मिल जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, फिर क्रिटिसिज्म किस बात पे? क्रिटिसिज्म इस बात का है कि इट्स नॉट एन ओपन प्रोसीडिंग्स. लेकिन हमारी कन्वेंशनल कोर्ट्स में भी तो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स बहुत सारे जेल ट्रायल्स भी होते हैं. जी, जेल ट्रायल्स होते हैं. दैट्स द थिंग ना. और सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपके उस तरह आपको अवेलेबल नहीं होते एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर के अंदर as opposed to a conventional legal system. That is the biggest criticism. अच्छा, अगर हम जनरल पब्लिक के लिहाज से देखा जाए तो जहाँ पे आर्मी एक्ट की वायलेशन आती है, तो डू यू बिलीव दैट द अदर जजेस आर नॉट सो कॉम्पिटेंट इनफ टू ट्राई दोस केसेस? दैट्स द आर्गुमेंट ना. दैट्स द मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और मैं एग्जांपल आपके रीसेंट केस से देता हूँ. ठीक है ना. और अभी आपने एक जो है ना वो बेल करवाई है. ठीक है ना. Pakistan is a security state, unfortunately, due to right or wrong, policies over the period of time our establishment, made. Pakistan is a security state. Pakistan is in a state of war. Pakistan is under threat. We have seen, आपके सामने ही रोज दहशतगर्द जो है वो जो अटैक्स वगैरह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब जो है बॉम्ब्स कम हो गए हैं, वरना हम उस एज से गुजर के आए हैं जहां हर दूसरे दिन में 2-3 दफा होते थे. रूटीन मैटर. और आपकी आर्मी एक फ्रंट लाइन वॉरियर बन के इन सारी चीजों को लड़ती है. तो एज अ डेविल्स एडवोकेट मैं ये आर्ग्यूमेंट देता हूं कि यार इतनी मुश्किल से जान पे खेल के हमने इस मैनिया को रोकने की कोशिश की, और जब आपकी कन्वेंशनल कोर्ट में आते हैं तो बंदे ऐसे रिलीज हो जाते हैं. और फिर आपने रिजल्ट देखा कि वो बंदा गायब हो गया. ठीक है ना. सो ये एक रियलिटी है कि हमारा कन्वेंशनल लीगल सिस्टम ड्यू टू डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, ये रियलिटी है, ड्यू टू सम डिफेक्टिव प्रोसीडिंग्स, ड्यू टू द ट्रिकरी ऑफ लॉयर्स,
हम उसका फायदा उठा के रिलीफ वगैरह ले देते हैं। बट जब आप कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो वहां पे ये आर्ग्यूमेंट जरूर आएगा कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, और वो एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है। बट इट वेरीज इन अ सेंस कि वहां पे बहुत कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर है और यहाँ पे बहुत ओपन एटमॉस्फेयर है। सो ये एक यू नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस, और उस बैलेंस को स्ट्राइक करने के लिए बेहतरीन तरीका ये हो सकता था कि जो आपकी दहशतगर्दी कोर्ट के जजेस हैं उनकी ट्रेनिंग के ऊपर, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर, फिर उसके बाद आपकी जो प्रोसिक्यूशन एजेंसीज हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनकी आपने वो कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर जो है वो काम करना चाहिए था। मैं आपको मजे की इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बहुत सारे क्लाइंट्स ने पोस्ट 9th में मुझे 9th में वाले केसेस के लिए अप्रोच किया और किए भी उनके केसेस। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप अंदाजा नहीं करोगे जिस कदर पैथेटिक तरीके से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, जिस पैथेटिक तरीके से उनकी जिसे कहते हैं ना इन्वेस्टिगेशन की, कलेक्शन ऑफ एविडेंस की, कोई भी बंदा बड़े आराम से अल्टीमेटली यू विल सी इन कपल ऑफ इयर्स के ज्यादातर लोग बरी होते हुए। बुरहान मौजूद साहब ने भी कहा था कि 100% सबने क्विटल हो जाना, क्विटल होना इन सारों, इन्वेस्टिगेशन डिफेक्टिव, बहुत डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन है। और ये अब इसका क्रेडिट तो नहीं मैं कहूंगा, इसकी क्रिटिसिज्म कुछ खास एजेंसीज की तरफ जाता है, जबकि हालांकि इसके असल परपेट्रेटर्स जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं जिन्होंने इन केसेस को इन्वेस्टिगेट किया, कलेक्शन ऑफ एविडेंस की, और जिस बैडली मैनर में एविडेंस प्रेजेंट की। आपने जो 9th मई का केस अदालत के अंदर आता है, यू सी द रिजल्ट कि उसका रिजल्ट क्या बनता है। सो दैट इज द प्रॉब्लम। और इसमें मुझे याद है आपने बताया भी था कि अगर हम एक कन्वेंशनल प्रैक्टिस को देखें ANF की और दूसरे नारकोटिक्स मैटर्स की, तो ANF में आपने बताया था कि क्विट कराना इज लाइक नियरली इम्पॉसिबल। उसकी वजह यह है कि जो आपके एंटी नारकोटिक फोर्स के गवाहान है वो बहुत सॉलिड तैयार किए हुए होते हैं। अगेन फिर वो बात आ जाएगी कि वो एक छोटी सी एजेंसी है एज अपोज टू द पुलिस, वो उसने और बहुत सारी चीजों को मैनेज करना है। सो अगेन ये कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग और ये सारी चीजों के ऊपर काम होता है। बट पर्सनली इफ समबडी हैव टू आस्क मी कि जी आई वुड ऑलवेज अपोज मिलिट्री ट्रायल्स ऑफ सिविलियंस इन अ मिलिट्री कोर्ट व्हेन यू हैव द कन्वेंशनल कोर्ट्स इन शेप ऑफ टेररिज्म कोर्ट्स, तो वहां पे ज्यादा बेहतर तरीके से इसको ऑपरेट किया जा सकता है, क्योंकि फिर क्रिटिसिज्म कम होगा, इट्स ओपन कोर्ट, लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। एंड अपेरेंटली वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी एजेंसी दैट हाउ दे ऑपरेट, एज लॉन्ग एज द जजेस आर सो कॉम्पिटेंट कि वो सजा दे सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो सर जो आपने भी जजमेंट्स का 3 दिन से आप मुतालिया कर रहे हैं, सो व्हाट वुड बी द क्रक्स ऑफ इट, हाउ वुड यू सी एंड हाउ वुड यू रिकमेंड दैट दिस थिंग फ्यूचरली अनफोल्ड इटसेल्फ? यार मैं विशाल आपको एक बात बताऊं, जस्टिस आयशा ने 35 सफ़ों की जजमेंट लिखी है, जस्टिस मुनीब की 125 सफ़ों की जजमेंट है, और उन्होंने बहुत हवाले दिए हैं जो कि आपको एंड पे सारे उसके सारे मिल जाएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो अगेन जो कन्वेंशनल राइट्स अवेलेबल हैं एक्यूज को, इन ऑनरेबल जजेस का जो ख्याल है वो यही है कि जब आप एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में ट्रायल कंडक्ट करते हैं, बहुत सीक्रेटिव मैनर में करते हैं, किसी को नहीं पता उसमें क्या हो रहा है, अपील किधर फाइल करनी है, निगरानी कोई ऑर्डर असेल करना है, तो वो तमाम जो एंसिलरी प्रोसीडिंग्स निकलती हैं कन्वेंशनल ट्रायल में, वो यहाँ पे रूम अवेलेबल नहीं होता। हाउएवर आई वुड नॉट हेजिटेट टू से कि उन्होंने कहा ये तो एक समरी प्रोसीडिंग्स है। जब इतने सख्त और सीरियस एलिगेशंस लगे हों तो उसके अंदर फेयर अपॉर्चुनिटी, ड्यू प्रोसेस, फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, जो कि इस एटमॉस्फेयर में नहीं मिलता। दैट्स व्हाई उन्होंने इनको जो नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया। थैंक यू सो मच सर, और आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी इस पॉइंट के ऊपर क्लैरिटी मिली होगी दैट व्हाट आर एक्चुअली मिलिट्री ट्रायल्स, और वो होने चाहिए भी या नहीं होने चाहिए। अगर मियाँ साहब की बात को समअप करें तो एज लॉन्ग एज वी आर डूइंग द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द जजेस, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, एक फेयर इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो और अच्छी प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस हो, तो वी डोंट बिलीव कि एक सिविलियन को मिलिट्री ट्रायल की भी ज़रूरत पड़ेगी, और वी डोंट थिंक कि मिलिट्री को भी इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि कन्वेंशनल कोर्ट में शायद वो उस तरीके से फेयर ट्रायल ना हो रहा हो। थैंक यू सो मच। आपको कोई इस बारे में क्वेश्चन हो तो प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।